गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ये 9th लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे जो कि यूनिट 5 का एक हिस्सा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक टेक्सचुअल मैसेज भेजा था जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिफ्यूजी ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में टेक्सचुअल मैसेज भेजा था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ा है। अभी आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो रहा है। इस वीक आपको टेस्ट देना है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए मैंने सारे जितने भी ईमेल आईडीज़ को मैंने एक साथ किया है। आप लोगों को ये जिम्मेदारी है कि इसको एक ग्रुप ईमेल आईडी बनाइए और मैं उस ग्रुप ईमेल आईडी में आप लोगों का क्वेश्चन भेजूंगी। ग्रुप ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, मैं चाहूँगी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि नेहा है, ब्यूटी है, संगम है और किरण है, कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आप लोग पता कीजिए कि ग्रुप ईमेल आईडी जो 100 लोगों का 95 स्टूडेंट्स का एक साथ ग्रुप ईमेल आईडी बनाइए और उस ईमेल आईडी को मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे ईमेल आईडी से आपके ईमेल आईडी में क्वेश्चन पेपर जाएगा, आप आंसर करेंगे और मुझे वापस भेजेंगे। उसके ऊपर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का नंबर जाएगा। इज दैट क्लियर? सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी वन अधिकार अधिनियम। ये 2006 में बना था। इससे हम इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि यूनिट 4 का ही एक हिस्सा है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी संघर्ष होते हैं उसमें एक संघर्ष का कारण है राइट ओवर फॉरेस्ट, यानी वन पर किसका अधिकार है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए और वन भूमि पर उन्हीं का हक है। द ट्राइबल्स आर द ओनर्स ऑफ लैंड। इससे लाभ क्या होता? 2 लाभ होते हैं इससे। एक है लाइवलीहुड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की आजीविका का संरक्षण होता, और दूसरा है पॉवर्टी एलिविएशन ऑफ ट्राइबल्स, यानी गरीबी निवारण। तो हमारे करीब 200 मिलियन ट्राइबल्स हैं देश में। ट्राइबल्स इसके ज़रिए एम्पावर्ड हो जाएंगे क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। फॉरेस्ट पर अगर उनका हक बन जाए तो वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में कहा कि स्टेट्स कैन एविक्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स बेस्ड ऑन एफिडेविट फाइल्ड बाय द स्टेट। अगर कोई स्टेट कहे कि हमारे इस फॉरेस्ट में ये लोग रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो स्टेट उसे वहाँ से हटा सकता है। लेकिन इसमें कई कमियां हैं। कमियां ये हैं कि कोई प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ है कभी भी टू फाइंड आउट हु इज़ द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट। अनुसूचित जनजाति जो जंगल में रहते हैं, क्या उस ज़मीन पर, उस भूमि पर उन्हीं लोगों का अधिकार है या नहीं, इस पर कभी भी कोई सर्वे नहीं हुआ था। और इससे क्या हुआ कि लोगों के पास, क्योंकि उनका हक उनको नहीं पता था, इसलिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम नक्सलाइट मूवमेंट्स कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई यहाँ पर। क्योंकि लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ गया और 103 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, करीब 65 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हो गए। तो अभी सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को अपना हक मिले। कुछ मॉडर्न मैपिंग जैसे GIS मैपिंग के ज़रिए वो लोग जहाँ रहते हैं उन तक पहुँच पाना। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसका भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जैसे कि वो केंदू लीव्स या ला या महुआ
या इमली, ये जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, ये फॉरेस्ट से जो कलेक्ट करते हैं उसका उसको सही प्राइस मिलना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ होगा, अगर फॉरेस्ट पर उनका राइट सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, तब क्या होगा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जितने भी संघर्ष है, वो कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस स्लाइड में रिफ्यूजीज के बारे में बताया गया है। रिफ्यूजीज का डिटेल जो नोट्स है वो आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। जो नया है वो है वर्टीब्रेनन। वर्टीब्रेनन इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बांग्लादेश से बौद्ध समुदाय के लोग, जिनको चकमा कहते हैं, सो बुद्धिस्ट पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, उनको फोर्स किया गया था, बलपूर्वक भारत के त्रिपुरा राज्य में पलायन करने पर मजबूर किया गया था। दे वर फोर्स टू फ्ली। और ये जो बलपूर्वक स्थानांतरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक लोग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है माइनॉरिटी। तो दबाव के कारण ये लोग वहाँ से, बांग्लादेश से बुद्धिस्ट लोग त्रिपुरा में आ गए। ठीक उसी तरह रुवांडा, जो कि अफ्रीका में है, वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग थे, तुत्सी लोग, वो बहुसंख्यक हुतू समुदाय के सरकार से बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिए गए। तो ये है वर्टीब्रेनन। थर्ड पॉइंट जो है फ्लूटलिंगे। फ्लूटलिंगे ये भी बलपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। 1950s के दशक में क्या हुआ था, तिब्बत पर चीनी प्रभाव प्रारंभ होने के बाद काफ़ी संख्या में तिब्बती लोग भागकर चले आए भारत में 1950s में। तो ये हम जानते हैं। दलाई लामा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। वो भी पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। ही वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम तिब्बत बिकॉज तिब्बत एट दैट टाइम केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। वहाँ उनको उत्पीड़न का भय था। दे वर स्केयर्ड टू स्टे ओवर देयर। तो इसी प्रकार जब पाकिस्तानी सरकार सिखों को निकाले, बांग्लादेश से हिंदुओं को निकाले, और मतलब ये क्या हुआ, उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई करने लगे, तो ये भयाक्रांत होकर पलायन कर गए। उसी को कहते हैं फ्लूटलिंगे। यहाँ इस स्लाइड में बताया गया है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। जब भी कोई रिफ्यूजी आते हैं तो एक और प्रॉब्लम होता है, वो है टेररिज्म का प्रॉब्लम। वो इसलिए होता है कि जो रिफ्यूजी अपना घर छोड़ के आते हैं, वो अपने आप को नए जगह पर भी महफूज समझ नहीं पाते। तो दे ट्राई टू, बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी, दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स। और इसी से शायद आतंकवाद की शुरुआत होती है। अराइवल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज में क्या होता है, कभी कभी पॉलिटिकल हार्मनी भी इधर उधर हो जाता है। जिस धर्म समुदाय के लोग, जिस जाति के लोग आ रहे हैं दूसरे जगह से, वहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ के लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इससे सोशल डिसहार्मनी हो जाता है, सांप्रदायिक एकरूपता भी प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कंपनसेशन के बारे में, रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के बारे में। ये सारी कुछ आपका व्हाट्सएप टेक्सचुअल मैसेज में है। फिर भी कॉम्पेंसेशन मुआवजा होता है जो दिया जाता है। कभी भी किसी भी आदमी को अगर अपने ज़मीन या घर छोड़ने पर मजबूर किया जाए तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये होता है कॉम्पेंसेशन। कभी कभी रीसेटलमेंट या रिहैबिलिटेशन भी होता है। जैसे माइनिंग के लिए अगर कोई गांव को उजाड़ दिया जाए, वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी शुरू की जाए, तो वहाँ के लोगों को कहीं और सेटल किया जाएगा, उसको कहते हैं रीसेटलमेंट या रिहैबिलिटेशन। इस स्लाइड में हम बात करते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये एक बहुत विशाल डैम जो 3 राज्यों द्वारा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ के 41,000 फैमिलीज और 2 लाख से अधिक पीपल अफेक्टेड हुए। उसमें मोर देन हाफ ऑफ देम वेर आदिवासीज। तो ये जो
ब्लू डीटी है, नेशनल वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, इसमें गुजरात ने क्लेम किया कि हमने 7,500 लोगों को रीसेटल किया, रिहैबिलिटेट किया। बट लोगों का ये कहना है कि जिस लैंड पर उनको रीसेटल किया गया है वो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट कल्टिवेबल लैंड। They had their own land, the village was taken away, and instead of that they were given land which is uncultivable, which is waterlogged. फिर NBA है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बोले कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जैसे पानी एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फॉरेस्ट, फिश, ये भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, इस पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। पहले वो लोग जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे थे ये सोच के कर रहे थे कि ये मेरा पानी है, मेरे नदी का पानी है, लेकिन वो नदी जब बांध बन जाता है तो उस पानी पर उसका हक चला जाता है, क्योंकि वो नदी नदी के रूप में नहीं रहता है। फिर जो हैमलेट्स, जो बस्तियों को जो रीसेटल किया गया वो भी एक साथ नहीं, जैसे कि पिता का घर कहीं तो पुत्र का घर कहीं, दो भाइयों का दो गांवों में, बहुत दूर दूर के गांव में उनको ज़मीन मिली, उनको एज कॉम्पनसेशन उनको ज़मीन दिया गया, उनको घर मिला। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये उनको पसंद नहीं आया, और शायद इसी वजह से ये आंदोलन बहुत दिनों तक चला और चलते आ रहा है। जब भी हम कोई बड़ा डैम बनाते हैं तो उसका लॉस, उसका इफ़ेक्ट इतना बड़ा होता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तब क्या हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएं? ज़रूर जाएं, लेकिन हम छोटे छोटे डैम्स बनाकर भी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हर रोज़ जंग लड़ी जाती है, एक ग्रे कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है, वो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर का एक जोन है जहाँ पर आए दिन खून खराबा होता है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया में बहुत कॉमन है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी बिग लैंड बाउंड्री एंड देर आर सो मेनी कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया। सो इंडिया डज नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशन विथ पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश और बर्मा। सो ऑल द टाइम इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करना पड़ता है। इससे पहले मैंने आपको जो नोट्स दिया था उसमें मैंने SEZ इकोनॉमिक जोन के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया था। तो उसको जस्ट मैं एक बार पॉइंट में बताती हूँ। देयर आर 8 सोशली इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वो है सांता क्रूज महाराष्ट्र में, कोचीन में जो कि केरला में है, कांडला और सूरत गुजरात में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है जो कि आंध्र प्रदेश में, फलता में है जो कि पश्चिम बंगाल में है, नोएडा में है जो कि उत्तर प्रदेश में, और अभी अभी इंदौर में भी SEZ खुला है। इसके अलावे आप लोगों को तैयार करना है बहुत कुछ, जैसे कि नेशनल वाटर ग्रिड क्या है, इसका पर्पस क्या है। फिर एक और चीज़ आपको तैयार करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर सरफेस वाटर रिसोर्सेस, वो क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या है। ये सारी चीज़ें आपको अपने से तैयार करने हैं। मेरा पढ़ाने का इतना तक ही, इसके बाद टेस्ट होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स एंड कीप ऑन स्टडिंग so that you do very well in your exams.